great aim. I will continuously acquire knowledge. I will do hard work. I will persevere and succeed. अबुल पकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम यानी एपीजे अब्दुल कलाम, वो कलाम जिसे इंडिया का मिसाइल मैन कहा जाता है, एक ऐसा इंसान जिसे देश ने 20वीं सदी में बतौर सबसे बेहतरीन और जरूरी साइंटिस्ट के तौर पर देखा और 21वीं सदी में पूरी दुनिया ने इसी कलाम को भारत के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति के तौर पर देखा। एक ऐसा इंसान जिसने भारत में लोगों की स्थिति और उनका एजुकेशन सुधारने के लिए और लोगों की सोच में लॉजिक और साइंस की अप्रोच को शामिल करने के लिए न जाने कितने पेपर लिखे और लेक्चर दिए, और सिलसिला ऐसा था कि उन्होंने अपनी आखिरी सांसें भी आईआईएम के बच्चों को कुछ सिखाते हुए ही ली थी। यही कारण है कि उन्हें देश से इतना प्यार मिला कि महात्मा गांधी के बाद सबसे ज्यादा फर्जी कोर्स किसी के नाम पर वायरल हुए तो वो हमारे 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर ही हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कलाम ने एक साधारण से मुस्लिम परिवार से निकलकर सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति बनने का सफर तय किया। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में पैदा हुए कलाम एक मुस्लिम होने के बावजूद भी कभी अलग और देश का हिस्सा न होने जैसी भावनाओं के करीब नहीं पहुंच पाए। उनका बचपन ही कौमी एकता के एग्जाम्पल के बीच गुजरा। अगर कलाम की शुरुआती पढ़ाई की बात करें तो उनके मन में पढ़ाई के लिए जो इच्छा जगी उसके पीछे जिम्मेदार था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि उस दौरान जब इंडिया को अलाइड फोर्सेस ज्वाइन करने को कहा गया तो देश में इमरजेंसी जैसा माहौल पैदा हो गया। रामेश्वरम पर इसका असर ऐसा पड़ा कि वहाँ के हॉल्ट पर ट्रेनें रुकनी बंद हो गईं। तो पहले जहाँ हर सुबह अखबार ट्रेन से उतारे जाते थे, अब उन्हें रामेश्वरम स्टेशन आने पर ट्रेनों से फेंकना पड़ता था। तो अब न्यूज हॉकर के साथ ही ट्रेन से अखबारों के बंडल फेंकने के लिए भी एक आदमी की जरूरत थी। कलाम ने वो काम पकड़ लिया। इससे पहले वो बस सुबह सुबह अखबारों में तस्वीरें ही देख पाते थे, क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं आता था। इसीलिए उनके मन में उसे पढ़ने की बहुत इच्छा रहती थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई शुरू की। कलाम जब 15 साल के हुए तो उन्होंने दूसरे शहर जाकर पढ़ने की इच्छा जताई। उनके पिता ने हामी भर दी। वो चाहते थे कि कलाम कलेक्टर बने, लेकिन कलाम तो समंदर के ऊपर उड़ती चिड़िया और तारों को देखकर अपना भविष्य चुन चुके थे। इसीलिए वो आगे गए और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी भी की और फिर उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा में भेजा गया, जहां उन्होंने रॉकेट लॉन्चिंग तकनीक सीखी। नासा में काम करने के दौरान वो वर्जीनिया के वालोव्स फ्लाइट फैसिलिटी में गए, जो नासा के साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम का बेस था। वहाँ के रिसेप्शन में एक पेंटिंग ने उनका ध्यान खींचा। उस तस्वीर में उन्होंने देखा कि एक जंग के मैदान के ऊपर कुछ रॉकेट्स उड़ रहे हैं, मगर जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाया वो था युद्ध में लड़ रहे सैनिकों की चमड़ी का रंग। वो कोई गोरे सैनिक नहीं थे, बल्कि उनकी चमड़ी का रंग अब्दुल कलाम की ही तरह दक्षिण भारतीयों का रंग था। गौर से देखने पर पता चला कि वो सैनिक टीपू सुल्तान की सेना के थे, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए रॉकेटरी की कला में महारत हासिल की थी। अब्दुल कलाम बहुत खुश हुए जब उन्होंने अपने वतन के टीपू सुल्तान को अमेरिकियों द्वारा वॉरफेयर रॉकेटरी का हीरो मानते देखा। इसके बाद अब्दुल कलाम जल्द ही भारत लौट आए। कलाम के भारत लौटने के कुछ वक्त बाद ही 21 नवंबर 1963 को भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग प्रोग्राम हुआ। ये रॉकेट नासा में बना था और भारत में असेंबल हुआ था। चूंकि ये सब भारत के लिए बहुत ही नया था, इसलिए उस लॉन्चिंग में कई तरह की तकनीकी दिक्कतें आईं, लेकिन रॉकेट लॉन्च सफल रहा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की भारत के रॉकेट लॉन्च के अगले ही दिन हत्या कर दी गई, जिसके बाद से भारत के पास से अमेरिका का सपोर्ट भी खत्म हो गया। जिसके बाद भारत में कलाम ने डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन और ब्रह्म प्रकाश जैसे वैज्ञानिकों और एकेडमिशियंस के साथ रॉकेट साइंस के क्षेत्र में काम किया। कलाम ने इसरो के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर रहते हुए ही भारत को अपना पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 दिया। 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को धरती के ऑर्बिट के करीब स्थापित किया गया और इसके साथ ही भारत इंटरनेशनल स्पेस क्लब का सदस्य बन गया। कलाम ने इसके बाद स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिजाइन किया और साथ ही अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें भारतीय तकनीक से बनाई। एपीजे अब्दुल कलाम के काम को देखते हुए उन्हें 1992 से 1999 तक रक्षा सलाहकार भी नियुक्त किया गया। इसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1996 में पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी किए और भारत परमाणु हथियार बनाने वाले देशों में शामिल हुआ। भारत सरकार ने 1981 में कलाम को पद्म भूषण और फिर 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। बता दें कि भारत के सर्वोच्च पद पर नियुक्ति से पहले भारत रत्न पाने वाले कलाम देश के केवल तीसरे राष्ट्रपति हैं और उनसे पहले ऐसा सिर्फ सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन ने हासिल किया था। लेकिन आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी
उन्हें बहुत पहले से ही अपनी सरकार में शामिल करना चाहते थे, लेकिन शुरुआत में कलाम ने राजनीति में आने से मना कर दिया था। लेकिन अटल जी कलाम से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कलाम को राष्ट्रपति बनाने के लिए आग्रह किया, जिसका अपना ही एक रोचक किस्सा है। अपनी किताब टर्निंग पॉइंट्स अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस में डॉक्टर कलाम लिखते हैं कि वो एनआई यूनिवर्सिटी के कैंपस में दिसंबर 2001 से काम कर रहे थे, जहां काम करने का उनका मकसद ये था कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए 10 लेक्चर्स का एक कोर्स तैयार कर सकें, जिसमें उनके राष्ट्रीय मिशन से जुड़े अनुभव भी मौजूद हों। लेकिन दिसंबर 2002 की एक सुबह जब उनके उस कोर्स का 9वां लेक्चर खत्म हुआ और वो क्लास लेकर लौट रहे थे, तभी यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर ए कलानिधि उनके पास आए और उन्होंने कहा कि सुबह से कई बार उनके ऑफिस की घंटी बज रही है और कोई कलाम से बात करना चाह रहा है। जब कलाम उनके साथ उनके दफ्तर पहुंचे तो उस वक्त भी घंटी बज रही थी और फोन उठाते ही सामने से आवाज आई, प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। बस इसी एक कॉल के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पूरी जिंदगी बदल गई। कलाम उसी ऑफिस में प्रधानमंत्री के फोन का इंतजार कर रहे थे, तभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का उन्हें सेल फोन पर फोन आया और उन्होंने कहा, प्लीज ना मत कीजिएगा। कलाम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके तुरंत बाद ही फोन बजा और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हालचाल लेने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा, मैं एक पार्टी मीटिंग से लौट रहा हूँ। हम सभी ने मिलकर ये फैसला किया है कि देश को एक राष्ट्रपति के रूप में आपकी जरूरत है। वाजपेयी ने कहा कि उन्हें आज रात घोषणा करनी है और आपकी तरफ से सिर्फ एक हाँ या ना की आवश्यकता है। कलाम ने प्रधानमंत्री से जवाब देने के लिए समय मांगा और अपने कई दोस्तों से बात की। इसके बाद उन्हें समझ आया कि एक वैज्ञानिक के रूप में तो वो देश में अपना योगदान दे ही रहे हैं, मगर एक राष्ट्रपति के रूप में उन्हें उनका विजन देश के सामने रखने का मौका मिलेगा। जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को ठीक 2 घंटे बाद फोन मिलाकर हामी भरी और वो देश के 11वें राष्ट्रपति बने, जिस दौरान उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए और जनता के बीच जाकर खुद को उनसे जोड़े रखा। यहाँ तक कि राष्ट्रपति कार्यकाल के खत्म होने के साथ ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी का अंत नहीं हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने से पहले ही डॉक्टर कलाम अपने जीवन में इतना कुछ हासिल कर चुके थे कि उनकी अपनी एक अलग पहचान थी। इसीलिए राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने के बाद कलाम ने वही चुना जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, यानी कि पढ़ाना। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने आईआईएम शिलोंग, अहमदाबाद और इंदौर में बतौर विजिटिंग प्रोफेसर काम किया। इसके अलावा वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के साथ भी जुड़े रहे और आखिरी दम तक लोगों को पढ़ाते और सिखाते रहे। तो ये थी एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।